जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जो मध्यकाल के तुगलक पीरियड में भारत की यात्रा पर आया था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को टैंजिर मोरक्को में हुआ था। वह एक सम्मानित परिवार में पैदा हुआ था। इब्न बतूता की यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वह अपने जन्म स्थान से गुरुवार को बिना किसी सहयात्री या कारवां के अकेला ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। कई इतिहासकारों का मानना है कि वह रोजगार की तलाश में भारत में आया था। आखिरकार उसे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नौकरी मिल जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक का समय 1325 से 1351 ईस्वी रहा था। उसे मोहम्मद बिन तुगलक काजी के पद पर नियुक्त करता है। वह कई वर्षों तक उस पद पर बना रहता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक सूफी संत से हो जाती है। एक दिन उसी सूफी संत को मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में आने का निमंत्रण देता है, किंतु वह सूफी संत आने से मना कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक उसे अपनी गुस्ताखी समझता है और उस सूफी संत को सजा दे देता है। इसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक उस सूफी संत के रिश्तेदारों व दोस्तों की लिस्ट बनवाता है। उस लिस्ट में इब्न बतूता का नाम भी होता है और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को नज़रबंद कर देता है। वह लगभग 3 हफ्ते तक नज़रबंद रहता है। अब इब्न बतूता को लगने लगा कि सुल्तान उसे भी मरवा देगा। वह दिल्ली से निकलने की कोशिशें करता रहता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार सन 1341 ईस्वी को उसे मौका मिल जाता है। इब्न बतूता तुगलक को सलाह देता है कि वह उसे चीन के राजा के पास दूत बनाकर भेजना चाहिए। तुगलक इस बात पर राजी हो जाता है और उसे कुछ तोहफों के साथ चीन के लिए रवाना कर दिया जाता है। सबसे पहले वह मालाबार तट पहुंचता है, फिर वहां से मालद्वीप से वह श्रीलंका जाता है, फिर वापस मालाबार और मालद्वीप की यात्रा करता है। इसी दौरान वह बंगाल और असम की भी यात्रा करता है। फिर वह जहाज से सुमात्रा गया, फिर सुमात्रा से चीनी बंदरगाह नगर जैतून जाता है। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की तथा बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहर सका और घर वापस जाने का निर्णय किया। वह 1353 ईस्वी में वहां से चला और 1354 में अपने देश मोरक्को पहुंच जाता है। उसने अपने 30 वर्ष के सफ़र के दौरान लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। जब उसने वहां के बादशाह को अपने किस्से सुनाने शुरू किए तो बादशाह ने उसे यात्रा वृत्तांतों को लिखने के लिए इब्न जजी नाम के एक लेखक को नियुक्त किया। उसने भारत के बारे में बताना शुरू किया। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी वृक्षों के रूप में किया जाता था। भारतीय इसे रस्सी बनाते थे और लोहे की कीलों की बजाय इसे जहाज को सिलते थे। इब्न बतूता पान का भी वर्णन करता है। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था। वह आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दौलताबाद जिसे आज महाराष्ट्र कहा जाता है। दिल्ली के बारे में वह लिखता है कि दिल्ली घना बसा शहर था। इस शहर में 28 द्वार थे, जिसे बंदायू दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह थी। कब्रगाह में चमेली तथा गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, जो सभी मौसमों में खिले रहते थे। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। यद्यपि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। ताराबाद, दौलताबाद में पुरुष व महिला गायकों का बाजार था। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली का विस्तृत वर्णन देता है। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो जाता है। वह डाक प्रणाली के बारे में लिखता है कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अशव डाक व्यवस्था तथा पैदल डाक व्यवस्था। अशव डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे, जिसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अशव डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना भेजने के साथ साथ खुरासान के फलों परिवहन के लिए भी होता था। सन 1369 में मोरक्को में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी यात्रा वृत्तांतों को एक किताब की शक्ल दे दी जाती है, जिसे किताबुल रहला कहा जाता है। इतिहासकारों ने इब्न बतूता को अलग अलग नामों की संज्ञा दी।
किसी ने उसे खाना बदोश कहा तो किसी ने उसे मध्यकालीन युग का ट्रैवलर कहा। जय हिंद।